नंबर सिस्टम। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हम सब जानते हैं, छोटी कक्षाओं में 8वीं में, 7वीं में, 6ठी में इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने की है। आज नंबर सिस्टम जो है हमारा अध्याय 1 समुच्चय, कक्षा 11वीं गणित का अध्याय 1 समुच्चय जो होता है उस समुच्चय का एंट्री पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि आप समुच्चय में जब प्रवेश करेंगे तो समुच्चय में प्रवेश करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम पता होना जरूरी है। तो टॉपिक तो हमारा समुच्चय है ही सही, साथ में हम ये पढ़ेंगे। पहले हम इन नंबरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इस संख्या ने भी अपने दो पुत्र। अब आ रही क्या आवाज कंप्लीट? अब आ रही ना? ठीक है, करते हैं, शुरू करते हैं। कितने पार्टिसिपेंट होंगे हमारे साथ? 2-3 पार्टिसिपेंट हो गए। एक काम करता हूं मैं, ऋषि तेरे को होस्ट बना रहा हूं क्या? तो कोई भी अपनी क्लास में एडमिट होगा ना तो उसको ऐड कर लेना। अब जो भी क्लास में ऐड होगा उसको ऐड करने का काम तुम्हारा। चलिए, जिसको भी आवाज कंप्लीट अब आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसे थम्स अप करके बता दीजिए, जिससे मेरे को मालूम चल जाएगा कि हाँ आवाज क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आवाज में। चलो ठीक है। चलिए, हम जो बात कर रहे थे इनके बारे में थोड़ी सी बात मैं शुरुआत कर देता हूँ वापस से, कि जो नंबर सिस्टम है हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं में। कक्षा 11वीं का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है समुच्चय, जिसका क्या नाम है? समुच्चय। समुच्चय चैप्टर को हल करने के लिए हमें इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले इस दुनिया में कौन सा नंबर आया। सबसे पहले इस दुनिया में नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर आया। कॉम्प्लेक्स नंबर बने समिश्र संख्या। सर इसकी बात हम कब करेंगे? इसकी बात हम अध्याय 7 में करेंगे, ठीक है। अभी हमको ये जान लेना जरूरी है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पुत्र हुए। पहला पुत्र था काल्पनिक संख्या, दूसरा पुत्र था वास्तविक संख्या। पहला पुत्र था काल्पनिक संख्या, दूसरा पुत्र था वास्तविक संख्या। सर ये वास्तविक संख्या को तो हमने जान लिया, ये तो हमने अध्याय कक्षा 10वीं में पढ़ लिया है, इसको हम जानते हैं। ऐसी संख्या है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं पाई जाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। परंतु सर काल्पनिक संख्या को हमने अभी तक नहीं देखा, इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हमको अभी तक नहीं आई। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने इसको देखा है। कहाँ देखा सर? अध्याय 10, कक्षा 10वीं के अध्याय नंबर 4 में आपने तीन बातें की थी। डी बड़ा है जीरो, डी बराबर है जीरो, डी छोटा है जीरो। जब आप डी छोटा है जीरो की बात करते हैं तब जो संख्या आती है वो काल्पनिक संख्या आती है। डी जब छोटा होता है जीरो से, जब संख्या बनती है वो संख्या काल्पनिक संख्या होती है। अच्छा तो सर हमने इसको पहले भी देखा है। हाँ आपने इसको पहले भी देखा है। तो अब हम बात कर रहे हैं रियल नंबर के बारे में। जो रियल नंबर होते हैं उनकी दो पार्टियां हैं हमारे पास। रियल नंबर ने अपनी दो पार्टियां दी। पहली पार्टी रेशनल नंबर जिसको आप परिमेय संख्या बोलते हैं, दूसरी पार्टी अपरिमेय संख्या जिसको आप इरेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने कक्षा 9वीं में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त की। अब चलते हैं कक्षा 11वीं के टॉपिक परिमेय संख्या के ऊपर। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर यानी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, वे कहलाती है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या ने भी आगे चलकर अपनी दो पार्टियों को जन्म दिया। पहली पार्टी थी इंटीजर, दूसरी पार्टी थी नॉन इंटीजर। कहने का मतलब ये है पूर्णांक और अपूर्णांक, पूर्णांक और अपूर्णांक। तो अपूर्णांक के बारे में अभी हमको ज्यादा जानकारी नहीं करनी है, अभी हम बात करेंगे पूर्णांकों के बारे में।
पूर्णांकों के भी 3 पुत्र हुए, पूर्णांकों ने भी अपने 3 दिए। पहला पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, दूसरा नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा जीरो जिसको क्या बोला हमने नॉन इंटीजर यानी कि पूर्णांक नहीं, ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक। तो 3 प्रकार के पूर्णांक पाए जाते हैं इस दुनिया में। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही नहीं होते हैं। ऐसे 3 प्रकार की बातें हम करते हैं। तो जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं तो हम एक बात और करते हैं कि ये जो पूर्णांक होते हैं, ये जो पूर्णांक होते हैं, जैसे कि मैंने कुछ लिखा आपके सामने, मैंने कुछ लिखा आपके सामने 0। अब मेरे को आप बताइएगा, अब आप मुझे बताइएगा, क्या बताएंगे? सबसे पहले कौन बताएगा ये 0 क्या है? ये 0 क्या है? कौन बता रहा 0 क्या है? अभी हाल बात बताई मैंने, बोलो। क्या 0 धनात्मक पूर्णांक है? क्या 0 ऋणात्मक पूर्णांक है? क्या 0 क्या है 0? सर 0 पूर्णांक तो है, परंतु हाँ बोलो प्रियंका बताइए। कौन बता रहा, बताओ 0 क्या है? सर 0 ना तो हाँ है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, परंतु पूर्णांक है। तो 0 पूर्णांक होता है। जब मैं 0 लिख देता हूं तो ये ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो कल को आपसे कोई कहते हैं सर धनात्मक पूर्णांक कहाँ होंगे, तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा 1 2 3। सर कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। तो कहने का मतलब 1 से लेके अनंत तक जो भी पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। परंतु सर ये 1 से लेके अनंत तक तो जो संख्याएं होती है ये तो प्राकृत संख्या होती है। सर ये तो प्राकृत संख्या होती है, हमने पढ़ा है तो 1 से लेके अनंत तक जो संख्याएं होती है वे तो प्राकृत संख्या कहलाती है। हाँ, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वे प्राकृत संख्या ही होते हैं, जिनको आप नेचुरल नंबर n से भी दर्शाते हैं। इस प्रकार के चिन्हों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी समुच्चय में। जब हम n के बारे में, q के बारे में, i के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तब हम किसकी बात कर रहे होते हैं आपको पहचान में आना चाहिए। जब मैं n लिखूंगा तो मैं 100% प्राकृत संख्या के बारे में बात कर रहा होगा। अब देखो इस 0 के जब हम इधर चलते हैं, 0 के जब हम इधर चलते हैं तो -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, -4 आता है। तो सर माइनस अनंत भी आता होगा, हाँ अवश्य आता होगा, है ना। तो इधर जो आ रहे हैं ये नंबर, ये हमारे नेगेटिव पूर्णांक हो गए। और अब जब आप इस नेचुरल नंबर में इस 0 को भी ले लेते हो, जब आप इस नेचुरल नंबर में इस 0 को भी ले लेते हो तो सर ये तो पूर्ण संख्या बन जाती है। हाँ ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक, कौन 0। और 0 में जब हम 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर अनंत तक की बात करते हैं तो वो हमारे पास पूर्ण संख्या बन जाती है। और पूर्ण संख्या को दुनिया वाले W से दर्शाते हैं। पूर्ण संख्या को दुनिया वाले W से दर्शाते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने की तो आप सभी जान गए कि एक तो हमने इसकी बात करी नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर माने हाँ, हाँ सही कह रहे हैं आप, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 डे 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 डैश कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। इसके बाद में दूसरी बात हमने की, क्या बात की? ध्यान से देखिएगा, दूसरी बात हमने की, दूसरी बात हमने की होल नंबर। होल या होल नंबर, होल नंबर माने पूर्ण संख्या। होल नंबर माने पूर्ण संख्या। क्या होती है पूर्ण संख्या? सर अभी आपने बताया कि हम जब
प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर लेते हैं, जीरो को भी ले लेते हैं, तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती है। सर पूर्ण संख्याओं को तो डब्ल्यू से दर्शाते हैं। हाँ, डब्ल्यू से ही दर्शाते हैं। यानी कि मतलब इस एक से लेके अनंत तक के ढेर में हम जीरो को भी डाल देते हैं। एक से लेकर अनंत तक के ढेर में जब हम जीरो को भी डाल देते हैं तो हमारे पास पूरी कंप्लीट संख्या बन जाती है। इसको हम पूर्ण संख्या, होल नंबर कहते हैं। सर ये जीरो की उत्पत्ति और प्राकृत संख्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? किसी ने इसके बारे में पहले तो कुछ ना कुछ सोचा होगा। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि हाँ, सबसे पहले इन लोगों ने गिनती की शुरुआत कैसे की होगी? गायों से की होगी कि एक गाय, मेरे पास दो गाय, तेरे पास तीन गाय, तेरे पास चार गाय, ऐसे कर करके इनने गिनती गिनी होगी। इस कारण से इन्हें एक दो तीन चार पाँच छह सात का पता चला, है ना? उन लोगों को एक दो तीन चार पाँच सात का पता चला। जब उनको ये बातें पता चली तो उनने कहा कि हाँ ये नंबर होते हैं। फिर उनने आगे चलकर इनसे छोटी छोटी बातें की और बड़ी बड़ी बातें की, तो उन लोगों ने इनको जाना, क्या जाना कि ये जो नंबर होते हैं ये प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जब किसी व्यक्ति ने के पास एक ही गाय थी और वो एक गाय सुबह होते होते ढेर हो गई, यानी कि मर गई, तब जाके उसके दिमाग पर लोट पड़ा होगा कि अब क्या रहा, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। तो उसको पता चला कि ये क्वांटिटी और इन एक दो तीन चार के अलावा एक क्वांटिटी और होती है जिसको आप प्यार से जीरो बोलते हो। तो शून्य का उदय उस समय हुआ होगा जब किसी व्यक्ति के पास कोई एक वस्तु होगी और वो सुबह होते या रात होते होते वो वस्तु गायब उसके पास नहीं रहती, तो किसी ने कहा होगा तेरे पास क्या, तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं, तो कुछ नहीं को क्या नाम दिया गया, जीरो नाम दिया। तो ऐसा हुआ होगा, ऐसी बातें हम कर रहे हैं। तो हमने होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में बात की। तीसरी बात, तीसरी किसके बारे में बात की हमने? इंटीजर। किसके बारे में बात की हमने? इंटीजर। क्या बोलते हैं प्यार से दुनिया वाले इसको? पूर्णांक। पूर्णांकों के बारे में हमने बात की। सर क्या होते हैं पूर्णांक? देखो नाम से स्पष्ट हो रहा, पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक, यानी कि पूरे अंक, यानी कि पूरे अंक। सर पूरे अंक इसका मतलब सर धनात्मक भी आ जाएंगे, ऋणात्मक भी आ जाएंगे और जो कुछ नहीं है वो भी आ जाएंगे। जी हाँ, तीनों आएंगे। ये तीनों जब आ जाते हैं तो वे कहलाते हैं पूर्णांक। इसमें कोई शक वाली बात? इतनी बातों में किसी को कोई दर्द? इतनी बातों में किसी को कोई दर्द? कोई नहीं है? चलें आगे, चलिए चलते हैं। तो पूर्णांकों की बात की हमने, तो सबसे पहली वाली बात पूर्णांक। मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पर, आप लोग मुझे बताइएगा। मैंने कुछ लिखा है आपके लिए, ये कौन से पूर्णांक है? दीपक जी जुड़ जाओ तो। ये कौन से पूर्णांक है? ध्यान देना, ये कौन से पूर्णांक? धनात्मक। और कोई? और कोई? ये कौन से पूर्णांक है? धनात्मक। एक ने बोला धनात्मक। बताओ ऋषि। पूर्ण संख्या है, बहुत ही बढ़िया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक नहीं है फिलहाल। पूर्णांक क्या होंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप बोलोगे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये यही हमको समझनी है समुच्चय में। अब यही बात समझना जरूरी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन से हो गए? पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो यहाँ पर -2, -3, -4 कहाँ तक जाएगा? माइनस अनंत तक। ये हो जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। और जीरो जो है वो इसमें आता है ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक। तो जब आप जीरो को किसी संख्या के साथ काउंट कर लेते हैं तो वे नई दुनिया में आ जाते हैं जिसको आप पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, और जब एक से लेकर अनंत तक की बात करते हैं तो वो प्राकृत संख्या होती है, और प्राकृत संख्या ही धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। ये बात समझ में आई? बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। चलो आगे चलते हैं। पूर्णांकों के बाद अब बात करते हैं अपन
इसकी बात कर लेते हैं, नॉन नेगेटिव। अब किसी ने क्या कहा, बहुत सारी भीड़ थी, पूर्णांकों की भीड़ थी, धनात्मक ऋणात्मक और, हाँ सही कह रहे हो, और ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक, इन सब की पूरे ढेर बने हुए थे, है ना। तो उनमें से क्या कहा कि भैया, किसी ने कहा कि सब जो जो ऋणात्मक नहीं है वो सब आ जाओ। क्या कहा, किसी ने आवाज लगाई कि जो ऋणात्मक नहीं है वो लोग सभी आ जाओ। तो सबसे पहले कौन आया होगा? जी हाँ, सबसे पहले कौन आया होगा? हाँ, सबसे पहले तो जीरो ही दौड़ के आया होगा। ठीक है, जो ऋणात्मक नहीं है वो लोग आ जाओ, तो सबसे पहले कौन आया होगा? जीरो आया होगा। तो क्या जीरो के अलावा और कोई नहीं आए होंगे? सर आए होंगे, एक दो तीन चार, अनंत तक आएंगे। ये भी जीरो नहीं है, धनात्मक तो है। तो कहने का मतलब ये है, नॉन नेगेटिव में आप 1 2 3 4 5 6 की बात भी कर सकते हैं, परंतु कब कर सकते हैं? जब एक कंडीशन ऐसी लागू हो, जब आपसे यूं कहा जाए कि जो ऋणात्मक नहीं है उन नंबरों का समुच्चय बनाइए, उन नंबरों का रोस्टर बनाइए, उन उन नंबरों को सेट बिल्डिंग फॉर्म में लगाइए। ये बात मैं समुच्चय की कर रहा हूँ। जब आप इसको करली ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज को लिख देते हैं, इस वाले मझले ब्रैकेट के अंदर जब आप किसी चीज को लिख देते हैं, तो वे समुच्चय के अंतर्गत चली जाती है, वे समुच्चय के अंतर्गत चली जाती है। तो समुच्चय आपको समझ में आ रहा होगा, संग्रह, किन्हीं भी संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो समुच्चय इसी प्रकार से देखा जाता है। तो हमने यूं बोला नॉन नेगेटिव आ जाओ, यानी कि जो नकारात्मक नहीं है वो लोग आ जाओ, तो ये सभी आएंगे। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि भैया सारे पॉजिटिव, या सारे पॉजिटिव नहीं आ, ऐसे बोल दो नॉन पॉजिटिव, यानी कि जो धनात्मक नहीं है वे लोग आ जाओ। तो बताओ कौन कौन आएगा? जी हाँ, जीरो तो सबसे पहले लपकेगा, ये आ गया भैया जीरो। -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, माइनस अनंत भी आएगा। और जब आप इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? समुच्चय का फॉर्मेट हो गया। इसको आप रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। चलते हैं सर परिमेय संख्याओं के ऊपर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या बोलते हैं इसको? प्यार से दुनिया वाले इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये जो रेशनल नंबर होते हैं सर, ये तो अंश बटे हर के रूप में होते हैं। हाँ, जहां पर हर जो होता है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ सर, आप तो कह रहे थे सर ये तो पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, जहाँ क्यू बराबर नहीं है जीरो के। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, पी को आप अंश बोलोगे और क्यू को आप हर बोलोगे। हाँ, तो परिमेय संख्या क्या होती है? जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां पर हर यानी कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्या को किससे दर्शाते हैं? सर आपने तो कहा था यहाँ पर चिन्हों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी दर्शाने वाले, तो परिमेय संख्या को बड़े क्यू से दर्शाते हैं। कभी भी आपको इस प्रकार से ब्रैकेट बनाकर क्यू लिख दिया जाए, क्यू लिख के दे दें, इस प्रकार से दे दें, तो आप लोगों के दिमाग में एक ही बात चमकनी चाहिए कि सर ये आपसे परिमेय संख्याओं के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, W माने पूर्ण संख्या, N माने नेचुरल यानी कि प्राकृत संख्याएं, Q माने परिमेय संख्याएं। ठीक है, और कभी कभी आपको कहते हैं क्यू डैश। क्या कहते हैं? क्यू डैश। तो क्यू डैश का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। अभी बात करेंगे इनके बारे में। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। मीटिंग का समय अब होने वाला है अपना, है ना। तो आने वाली क्लास में हम फिर से आगे और बातें करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जैसे ये मैं परिभाषा बोला कि परिमेय संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, जो कभी भी क्यू जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है, ऐसी बातें हमने बोली। तो ऐसी बात जब मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, तो इसको सर गणित के रूप में कैसे लिखेंगे? सर समुच्चय के रूप में कैसे लिखेंगे? तो समुच्चय के रूप में जब आप इसको लिखोगे, तो आप इसको इस प्रकार से लिखोगे। वो जो लाइन मैंने बोली कि परिमेय संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, जहां हर जो है
कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। इसको गणित में समुच्चय में कैसे लिखा जाएगा? समुच्चय में इसको ऐसे लिखा जाएगा, क्यू। क्यू माने, हाँ क्या कहा आपने? हाँ सही बात, परिमेय संख्या। इसका इस ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट क्या दर्शा रहा है? रोस्टर फॉर्म। क्या दर्शा रहा है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर किसका? समुच्चय का। तो ये जो P बटे Q है, ऐसे लिखोगे P बटे Q, सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर I। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। जब भी ऐसा चिन्ह आए, जब भी ऐसा चिन्ह आए समुच्चय में, इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। इसका नाम क्या है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या बताता है? ये जो ए है इस आई के अंदर है। ये ए कहाँ रहता है? इस आई के अंदर रहता है। मतलब किसी भी व्यक्ति की रहने की जगह ये बताता है बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर पी और क्यू बिलोंग्स टू क्या बता रहा है? इस आई के अंदर रहते हैं, ये बता रहा है। ठीक है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये इतनी बड़ी बात जो आपने लिखी, ये जो बात आपने लिखी, ये वो बात है जो आप बोल रहे थे। सही है? अब मेरे को बताओ किसको ये बात में आ गई? तो सर ये इस प्रकार से लिखना ही समुच्चय कहलाता है। हाँ, इस प्रकार से लिखना ही समुच्चय कहलाता है। तो हम छोटी छोटी बातें कर करके एक दिन ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि दूर से देख के बता देंगे हाँ ये समुच्चय है, हाँ ये रोस्टर है, हाँ ये सेट बिल्डिंग फॉर्म है। तो इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। इतनी बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। राइट है? ये बात सबको क्लियर है? हेलो? हम सब करके बता दो तो मालूम चल जाएगा कि हाँ सर ये बात तो हमको क्लियर है। कैसे थम्स अप करोगे? ऐसे करना जी, एक नहीं किया, दो नहीं किया। हाँ, तो आज हमने इतनी बातें की। आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। ठीक है, आने वाली क्लास अगले दिन जब हम मिलेंगे तो आप अपने और दोस्तों को भी जोड़िएगा। तो आज की क्लास के लिए हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज, आप ये जो बातें हमने आज सीखी हैं वे आप लोग एक फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा और उतार कर मुझे सेंड कीजिएगा। कौन कौन मुझे सेंड करेगा? पहले एक काम करो, आप अपने वीडियो चालू कर दो जिससे मैं अपना स्क्रीनशॉट ले सकूं। वीडियो चालू कर दो जो स्क्रीनशॉट ले सकूं मैं। प्रियंका, अभी नहीं लिया ना स्क्रीनशॉट, वापस चालू करो। हाँ रुक जाओ। ठीक है, तो आज की मीटिंग हम यही क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्ड से सबसे बढ़िया मस्त काम है तो હું યો કોર્સ શીખ્યો તો जब હું 12वीं में से पढ़ा थी तो कुंदन भी गयो, स्कूल नहीं आयो मैं, घर नहीं बैठे तो। अब एक को फोन आया सर आज क्लास में ले रहे हैं। मैंने क्यों? बोर्ड नहीं आया हमारे पास घर पे, कसो क्लास लेवा टाइम पे नहीं तो बोर्ड बाद में ले आयो हूँ। बोर्ड नहीं है हमारे पास। जो उन्होंने क्यों कहा सर आप एक काम करो, कॉपी पेन पे भी ले सकते हो। मैंने कहा कैसे लेंगे आप?
मैंने कहा सर एक काम करना, कोई भी डब्बा डब्बुलिया ले लेना, यूँ रख लेना, ऐसे यूँ रख देना और जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो आया मैंने रख के देखियो, मैंने डब्बो रखे और वो लाकड़ी रखी, ये रखी जो हो गयो काम। और मैं बढ़िया दिखे साफ सुथरो। बार बार बोर्ड से अच्छे तो लिखा भी जाता है।